नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक बंद बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:7 है। यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 253 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr(h) और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4/7 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहां से पाई से पाई काट सकते हैं, एच से एच काट सकते हैं, एक आर से हम एक आर को काट सकते हैं। हम इस 2 से 4 को काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा। यहां से हमारा आर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? हमारा आर इक्वल टू निकल के आ जाएगा 7/2 निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा आर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 7/2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया हुआ 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr(h) + 2πr²। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 253 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं? हम यहां से कॉमन ले सकते हैं 2πr कॉमन ले सकते हैं। अंदर हमारा क्या बच जाएगा? यहां हमारा h बच जाएगा और यहां हमारा क्या बच जाएगा? r बच जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 253 के बराबर। अब देखिए हम यहाँ पाई और r का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पाई और r का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 × 7/2। ये हमारा h निकालना है और r क्या निकल के आया? 7/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 253। अब देखिए हम यहाँ से 7 से 7 काट सकते हैं, हम इस 2 से 2 को काट सकते हैं। अगर हम इसे अगर 11 से काटेंगे तो ये 11 से 22 जो है ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। और ये 11 से कितने बार में जाएगा? ये 11 से चला जाएगा 2 बार में। 11 दूनी 22, हाथ में 3 33, यानी 3 बार में। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं h + 7/2 इक्वल टू h + 7/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 23/2 लिख सकते हैं। ये 2 हमारा बटे में चला जाएगा। अब देखिए इस 7/2 को उस साइड लेके जाएंगे, यहां से हमारा h निकल के आ जाएगा। h क्या हो जाएगा? 23/2 माइनस का हमारा क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। हम यहां से माइनस कर लेंगे। अगर 23 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 16/2। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यानी हमारा हाइट क्या निकल के आ गया? बेलन का हाइट निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। आंसर क्या निकल के आ गया? 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि 5% छूट मिलने के बाद बिक्री मूल्य 855 रुपया है तो उसकी चिन्हित कीमत क्या है? हमें क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। अब देखिए एमआरपी पे 5% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य हमें क्या दिया हुआ है? 855 रुपया दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। देखिए 5% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य हमें 855 रुपया दिया हुआ है, यानी 855 रुपया वो क्या होगा? एमआरपी के 95% के बराबर होगा। यानी हमें 95% का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 855 रुपया दिया हुआ है। 95% का वैल्यू हमें 855 रुपया दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? 100% का वैल्यू यानी एमआरपी निकालना है। अब देखिए इस 95 से अगर हम 855 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 9 × 5 = 45, हाथ में 4, 81 और 4 क्या हो जाएगा? 85। यानी 855 कितने बार में जाएगा? 95 से 9 बार में। यहां से हमारा एमआरपी क्या निकल के आ जाएगा? 900 रुपया निकल के आ जाएगा। यानी उस वस्तु का चिन्हित कीमत क्या होगा? 900 रुपया होगा। 900 रुपया पे 5% छूट देने के बाद वह वस्तु जो है 855 रुपया में बिक रही होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 900 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया देव ने जयराम को 17 वर्षों के लिए 8000 रुपया उधार दिए और कार्निक को उसी दर पर 16 वर्षों के लिए 4700 रुपया उधार दिए और दोनों से ब्याज के रूप में कुल 21,120 रुपया प्राप्त किए। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
अब देखिए अगर हम दोनों का ब्याज निकाल के अगर ऐड करेंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा, 21,120 रुपए के बराबर निकल के आएगा। तो देखिए हम दोनों का ब्याज निकाल के ऐड करते हैं। जयराम को कितना दे रहा है, 8,000 रुपए दे रहा है। जयराम को 8,000 रुपए दे रहा है, कितने वर्षों के लिए, 17 वर्षों के लिए। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने रेट ऑफ मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया x% बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस हम क्या करेंगे, कार्निक को कितना उधार दे रहा है, 4700 रुपया। कार्निक को 4700 रुपए दे रहे हैं, कितने वर्षों के लिए, 16 वर्षों के लिए। यहां भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, x% बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों ब्याज को निकाल के ऐड करेंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा, 21,120 रुपए के बराबर निकल के आएगा। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, यहां भी हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से हम 16 कॉमन ले सकते हैं और ये हमारा 16 से कट जाएगा। यहां से हम 16 कॉमन लेंगे तो 16 कट जाएगा, यहां से 16 कॉमन लेंगे तो ये 16 से 5 बार में जाएगा और ये 16 से कितने बार में जाएगा, 16 से 21 एक बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा 5 51, 3 बार में जाएगा। हाथ में क्या आ जाएगा, 3 32, 2 बार में 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम अगर 5 से गुणा कर ले 17 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 85x हो जाएगा। प्लस का हम यहां क्या लिख सकते हैं, 47x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1320। अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 132x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1320। अब देखिए 132 से हम 1320 को कितने बार में काट सकते हैं, 10 बार में। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 10। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 10% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें लगातार जो है प्राकृतिक संख्या दिया हो, लगातार हमें सम संख्या दिया हो, लगातार हमें विषम संख्या दिया हो, तो हम वहां औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल के आता है, या जो संख्या हमारी बीचों बीच होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। अब देखिए यहां हमें क्या दिया हुआ है, 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो यहां हमारा औसत कौन सी संख्या होगी, हमें जो है 17 संख्या दिया हुआ है, तो जो संख्या हमारी बीचों बीच आ रही होगी, टोटल जो है 17 संख्या है, टोटल जो है 17 संख्या है, तो जो बीचों बीच संख्या आ रही होगी, जो बीचों बीच संख्या आ रही होगी वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। यानी 8 संख्या इस साइड होगी और 8 संख्या इस साइड, 9वीं संख्या जो हमारी होगी वो हमारी क्या होगी, औसत, और 9वीं संख्या क्या हो गई, 41 हो गई। औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 41 दिया हुआ है, यानी 9वीं संख्या क्या होगी, 41 होगी। अब देखिए हमें 9वीं संख्या पता चल गया तो हम सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, हम सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि लगातार 2 प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 का अंतर होता है। यानी यहां जो संख्या होगी, यहां जो संख्या होगी, यहां जो संख्या होगी वो जो है 41 से कितना छोटी होगी, यहां से लेके यहां तक कितना संख्या है, 8 संख्या है, और प्रत्येक जो है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 का अंतर होता है। यानी यहां से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा, 8 संख्या है तो 8 का गैप हो जाएगा। यानी इस संख्या में से अगर हम 8 माइनस कर देंगे तो यहां वाली संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। 41 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 41 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 33। यानी सबसे छोटी संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, 33 निकल के आएगी। सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आएगी, 33, और हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा था, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 33 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है, अन्य समानांतर भुजा की लंबाई क्या है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी हमें ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और हमें एक समानांतर भुजा की लंबाई दिया हुआ है और हमसे दूसरा समानांतर भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग। अब देखिए हमें जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग। हमें जो है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ऊंचाई क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/2 गुने क्या हो जाएगा 3, और हमें जो है एक समानांतर भुजा की जो है लंबाई दिया हुआ है 8.3 और हमसे दूसरा पूछ रहा है इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर 3 से 21 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 7 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 8.3
प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हम क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14। हम 8.3 को अगर इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी अगर हम 14 में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। यानी दूसरी जो समानांतर भुजा होगी उसकी लंबाई हमारा क्या निकल के आ गया, 5.7 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक विक्रेता कुछ केले 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है और 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है, इसका क्या परिणाम होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में केला का सीपी और एसपी दिया हुआ है। हमें सीपी क्या दिया हुआ है कि 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है, और हमें एसपी क्या दिया हुआ है, हमें एसपी दिया हुआ है कि 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है, 7 रुपए में 10 के हिसाब से बेचता है। तो देखिए हम ये मान के चलेंगे कि विक्रेता जितना केला खरीद के लेके आया था उतना ही केला बेच रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केला की संख्या बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ केला की संख्या क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, 10 है। तो हमें जो है सबसे पहले इसे बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 5 से गुना कर ले तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 केला, और यहाँ क्या है हमारा 10 केला है। हमने इस साइड अगर 5 से गुना किया तो हम इस साइड भी 5 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से 10 केला का सीपी और 10 केला का एसपी पता चल गया। 10 केला का सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 10 केला का सीपी हो जाएगा 5 रुपया, और 10 केला का एसपी क्या हो जाएगा, 10 केला का एसपी हो जाएगा 7 रुपया। अब देखिए 5 रुपए में खरीद के लेके आया था और 7 रुपए में बेच रहा है, यानी उसे प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है, प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है। किस पे, 5 रुपए पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 से 20 बार में जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि उस विक्रेता को 40% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उस विक्रेता को 40% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 103 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बटा 102 का मान क्या है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 103 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 102 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये हमें क्या दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 102 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा हमारा क्या है 102 है। अब देखिए ये किस फॉर्म में हमारा निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा हमारा a के फॉर्म में निकल के आ गया। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 4b के बराबर। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाता है 4b। देखिए ये निकाल के भी मैं दिखा देता हूं ये हमारा 4b कैसे निकल के आएगा। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा a हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर माइनस से अंदर में गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बटे हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस के a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर कट जाएगा, प्लस के b स्क्वायर से माइनस का b स्क्वायर कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2ab प्लस का 2ab, ये हमारा क्या हो जाएगा 4ab बटा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, a से a हमारा कट जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 4b निकल के आ गया, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया 4b, और हमने यहां क्या लिखा था 4b। अब देखिए b यहां पे क्या है, b हमारा क्या है 1 है, यानी यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 गुने 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया 4 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1,04,000 रुपए के लाभ को 6:4:3 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों अशोक, बिमल और चिराग में बांटा जाना है। चिराग को कितना प्राप्त हुआ। हमें क्या निकालना है, चिराग का हिस्सा निकालना है। अब देखिए मैं टोटल लाभ दिया हुआ है और तीनों के हिस्से का हमें रेशियो दिया हुआ है, तीनों के हिस्से का हमें रेशियो दिया है, अशोक, बिमल और चिराग के हिस्से का हमें रेशियो क्या दिया है 6:4:3। तो देखिए हमने मान लिया कि अशोक को उस लाभ में से 6 यूनिट मिला होगा, बिमल को उस लाभ में से 4 यूनिट और चिराग को उस लाभ में से 3 यूनिट, यानी यहां से हमारा टोटल लाभ क्या हो जाएगा, हम यहां से अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13 यूनिट।
यहाँ से हमारा टोटल लाभ क्या हो जाएगा 13 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है 1,04,000 रुपया। हमें जो है क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 1,04,000 रुपया। अब देखिए 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1,04,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 13 से 104 कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ जाएगा 8,000 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 8,000 रुपया। और हमें क्या निकालना है, चिराग का हिस्सा निकालना है। चिराग को कितना मिला है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 24,000 रुपया। 3 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया 24,000 रुपया निकल के आ गया, यानी चिराग को उस लाभ में से कितना मिला होगा 24,000 रुपया मिला होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अब देखिए कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होगा 100% होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, यानी 20% का ब्याज जो है 20% का ब्याज कितने में मिल रहा है 5 वर्षों में मिल रहा है। 20% का ब्याज जो है 5 वर्षों में मिल रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन क्या होता है अपने आप में 100%, यानी हमें 100% का ब्याज चाहिए। 20% का ब्याज 5 वर्ष में मिल रहा है, तो 100% का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। देखिए इस 20 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 100% का ब्याज कितने वर्ष में मिल जाएगा 25 वर्ष में मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष में ब्याज जो होगा मूलधन के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 45 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 56 है, डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 52 है और डिवीजन सी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजन के छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, सभी छात्रों के औसत अंक निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि डिवीजन ए में 45 छात्रों का हमें जो है औसत अंक क्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। डिवीजन बी के 40 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दिया हुआ है, हमें 52 दिया हुआ है। और डिवीजन सी के 40 छात्रों का औसत अंक हमें क्या दिया 50 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि पूरे कक्षा का सभी छात्रों का औसत अंक जो है 50 है, सभी छात्रों का औसत अंक क्या है 50 है। तो देखिए ये जो है 50 से कितने ज्यादा है, ये 50 से 6 ज्यादा है, और यहाँ छात्रों का संख्या क्या है 45 है। हम अगर गुना करेंगे 45 में 6 से तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। और यहाँ जो है अगर हमने मान लिया कि सभी का औसत अंक 50 है, तो यहाँ औसत से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, यहाँ औसत से 2 ज्यादा है, और यहाँ छात्रों का संख्या क्या है 40 है। हम 2 में अगर 40 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80। देखिए अगर हमने ये मान लिया कि सभी छात्रों का औसत अंक अगर 50 है, तो टोटल सम में कितना कम हो जाएगा 270 प्लस का 80 कम हो जाएगा। यानी अगर हम इस 270 प्लस के 80 को अगर सभी छात्रों में बांट के अगर हम इस 50 में अगर ऐड कर देंगे तो हमारा औसत अंक निकल के आ जाएगा। देखिए 270 में अगर 80 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 350। देखिए ये 350 अगर हम सभी छात्रों में बांट देंगे और जो हमारा अंक निकल के आएगा उसे अगर हम 50 में ऐड कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। यहाँ हमारा टोटल जो है छात्र का संख्या क्या है 125 है। तो देखिए हम इसमें 125 से अगर भाग दे देंगे, इसमें अगर हम 125 से भाग दे देंगे तो ये हमारे कितने बार में जाएगा, हम इसमें अगर 125 से भाग दे देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 125 दूनी क्या हो जाएगा 250, 125 दूनी क्या हो जाएगा 250, ये हमारा हो जाएगा 2.8 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा 2.8 बार में। तो हमें क्या निकालना था, औसत अंक निकालना था। हमें जो है औसत अंक निकालना था। औसत अंक हमारा क्या हो जाएगा, औसत अंक हमने क्या मान के रखा था 50, हमने जो है औसत अंक क्या मान के रखा था 50। हमने अगर 50 औसत अंक मान के रखा था तो टोटल सम में जो है 350 की कमी आ रही थी। तो ये 350 अगर हम पूरे छात्र में अगर बांट देंगे तो सभी छात्रों को कितना कितना मिल जाएगा 2.8 मिल जाएगा। यानी हमारा जो है सही औसत क्या निकल के आ गया 52.8 निकल के आ गया। यानी सभी छात्रों का औसत अंक हमारा क्या निकल के आ गया 52.8 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।